मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी, ठीक है। बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, मैं पढ़ा रहा था, मुझे भी पता नहीं चला, ठीक है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया 2-4 मिनट क्लास में, ठीक है। इतने में आपका काफी सारा मैंने कुछ बता दिया। चलो दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, दिल्ली सल्तनत पे इन 5 वंशों ने शासन किया था। 320 साल का कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत का, 320 ईयर्स का। और एग्जाम में क्वेश्चन कितना बनता है? तो मात्र एक क्वेश्चन बनता है इस पूरे 320 साल के इतिहास से, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 रूलर्स, 5 डायनेस्टी, 5 वंशों ने शासन किया 1206 से लेकर के 1526 के बीच में। सबसे पहला आया गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, और फिर आया लोधी वंश, ठीक है। कार्यकाल देख लीजिएगा, गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक, और लोधी वंश जो था 1451 टू लेकर के 1526 तक, ठीक है। जिसमें गुलाम वंश ने 84 ईयर्स तक शासन किया, खिलजियों ने 30 ईयर्स तक शासन किया, तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक शासन किया, ठीक है, और सैयद वंश ने 37 ईयर्स तक, और लोधी वंश ने 75 ईयर्स तक शासन किया। अब इस सारे 5 वंशजों में सबसे लंबे समय के लिए शासन किसने किया? तो सबसे लंबे के समय के लिए तुगलक वंश ने किया, 94 ईयर्स, लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा इनका। और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे कम समय के लिए किसने किया? तो खिलजी वंश ने शासन किया सबसे कम समय के लिए। और याद रखिएगा, जितने भी डायनेस्टीज थी, जितने भी वंश थे, ये सब के सब टर्किश थे, सबके सब तुर्की थे, सिवाय एकमात्र लोधी वंश को छोड़ करके। तो लोधी एक्सेप्शन है दिल्ली सल्तनत में, जो कि तुर्की से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से। तो लोधी एकमात्र ऐसी डायनेस्टी है जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करती है। बाकी सब के सब क्या थे? ये टर्किश थे, ठीक है। तो बाकी सब के सब क्या थे? टर्किश थे, ठीक है भाई। क्लियर यहां तक बात? जल्दी बताओ अब। ठीक है, यही करवाया था मैंने और कुछ नहीं। मुझे पता भी नहीं चला कब एकदम से इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ, मैंने देखा नहीं। मतलब 2-4-5 मिनट में चेक करता रहता हूँ मैं, क्लास चल रही है नहीं चल रही है ना, बस उसी 2-4-5 मिनट में ये सारा करवा दिया था। चलो, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या? गुलाम वंश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, या फिर इसे ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर इसे याद रखिएगा इल्बाड़ी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो गुलाम वंश, ममलूक वंश, या फिर इल्बाड़ी डायनेस्टी, ठीक है ना। इल्बाड़ी वंश के नाम से आप इसे जानते हैं। कार्यकाल आपको पता ही है, 1206 से लेकर के 1290 तक। तो 1206 से लेकर के और 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत पर। गुलाम वंश का शासन रहा है 1206 से लेकर के 1290 तक। अब देखते हैं इन वंश में कौन कौन से शासक आए। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कौन आया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने शासन किया था 1206 से लेकर के और 1210 तक। तो 1206 से लेकर के और 1210 तक शासन किया, 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है। इसके बाद दूसरा शासक आया था, इसे कहा जाता है आराम शाह। आराम शाह पिता की मृत्यु के बाद 1210 में शासक बना था, और 1210 में ही हटा दिया गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुलाम के द्वारा, जिसका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो इसके बाद अगला शासक आया था, जिसका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, और शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने शासन किया था 1210 से लेकर के और 1236 तक। 1236 तक याद रखेगा शासन किया था। इसके बाद इस वंश में अगला जो शासक आया था, वो कौन आया था? वो आया था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर आया, इल्तुतमिश का बेटा, 1236 में, और 36 में ही हटा दिया गया।
उसके बाद आई रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी आई कौन, रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से लेकर के और 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान के बाद आए बहराम शाह। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बाद आए कौन, तो बहराम शाह। और बहराम शाह ने शासन किया 1240 से लेकर के और 1242 तक। बहराम शाह ने शासन किया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। इसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, नेक्स्ट अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से लेकर के 1246 तक शासन किया। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कौन, न तो नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है ना, नसीरुद्दीन महमूद शाह। महमूद शाह जिन्होंने शासन किया 1246 से लेकर के और 1266 तक। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह के बाद अगले शासक कौन आए, तो अगले शासन आए ग्यासुद्दीन बलबन। इनका नाम सुना होगा आपने, कई बार क्वेश्चन आता है इनसे, ग्यासुद्दीन बलबन। तो बलबन साहब ने शासन किया 1266 से लेकर के 1287 तक। ठीक है, और ग्यासुद्दीन बलबन साहब के बाद किया किसने, कैकुबद ने। ठीक है, इसके बाद कौन थे, कैकुबद। कैकुबद या इन्हें कैकुआबद के नाम से भी जाना जाता है, कैकुआबद। ठीक है, तो ये कब आए, तो ये आए 1287 से लेकर के 89 तक। 1287 टू 89 के बीच में रहे ये। और इनके बाद आए क्या, खुसरो 1289 में। क्या है, खुसरो 1289 में। इसके नीचे जगह है लिखने की, हाँ एक नाम तो आ ही जाएगा। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक आया जो कि जिसका नाम था कैयूमर्स। ठीक है ना, 12वां शासक जिसका नाम था कैयूमर्स। कैयूमर्स 1290 में। और इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी, कैयूमर्स की हत्या। ठीक है, तो ये 12 शासक आए थे गुलाम वंश में। ठीक है, 1206 से लेकर के 1290 तक इन 12 शासकों ने दिल्ली की गद्दी जो है वो संभाली थी। अब याद रखिएगा, पहले जो दो शासक है कौन, ऐबक और आराम शाह। तो ऐबक और आराम शाह ये याद रखिएगा, ये थे कुतुबी वंश के। किस वंश के थे, तो कुतुबी वंश के शासक थे। ठीक है ना, इसके अलावा इल्तुतमिश से लेकर के और कहां तक, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये किसके थे, ये शमसी वंश के शासक थे, शमशी वंश के। और ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर के कयूमर्स तक ये थे बलबनी वंश के शासक। तो ये थे बलबनी वंश के शासक। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। तो गुलाम वंश में भी 3 अलग अलग वंश आए थे। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन था, इन सब के बीच में ब्लड रिलेशन था, फिर इन सब के बीच में ब्लड रिलेशन था। ठीक है ना, मतलब 3 बार तख्ता पलट हुई थी, और किसी ना किसी के गुलाम रहे थे लोग, है ना। जैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो भी ऐबक का गुलाम था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब गुलाम थे। ठीक है, तो सब गुलाम थे। नसीरुद्दीन महमूद शाह का गुलाम कौन था, गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है ना, और बाकी जो ये एक ही वंश के थे, इनमें सब में ब्लड रिलेशन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था। ठीक है ना, इन सब में ब्लड रिलेशन था, जो सेम वंश के थे, बलबनी वंश, शमशी वंश, कुतुबी वंश। ठीक है ना, लेकिन इनमें और इनमें ब्लड रिलेशन नहीं था। ठीक है, कोई किसी का दामाद था। ठीक है, अगर था तो दामाद की फॉर्म में था फिर वो। ठीक है, चल तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो ऐबक के बारे में सबसे पहले पढ़। ठीक है ना, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसके बारे में, ऐबक के बारे में। सबके बारे में पढ़ेंगे जिसका जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलेगा टॉपिक 6-7 घंटे कम से, 5-6 घंटे तो चलेगा कम से, और 5-6 दिन लगेंगे, पूरा एक वीक लगेगा इसको खत्म कर। मुगल्स को भी एक वीक लगेगा कम से कम खत्म करने में। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में ज्यादा टॉपिक्स तो है नहीं, यही 2-3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक तो दिल्ली सल्तनत है और एक मुगल्स हैं, 2 ही टॉपिक है मेन। बाकी मराठा, मैसूर, ये तो सब, मैसूर तो अंग्रेजों के समय पर ही करने हैं, मराठा भी अंग्रेजों के समय पर ही करना है।
ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बड़ी है। मेन तो यहाँ ये छोटे छोटे से ही 2-3 टॉपिक्स ही है मेडिवल के, ठीक है। इसमें एक हफ्ता बड़े इजीली लग जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो 1206 से लेकर के 1210 तक, तो गुलाम वंश का पहला शासक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, चलिए देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका एक गुलाम था, तो देखो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन, गौरी के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। कौन था, ऐबक था। ठीक है ना, ऐबक था। ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। ऐबक का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, तो याद रखिएगा बलबन था। कौन था, बलबन था। ठीक है, तो गुलाम का गुलाम कौन बना, इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश को स्लेव कहा जाता है। स्लेव्स, स्लेव, गुलामों का गुलाम। तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, स्लेव। ठीक है ना, स्लेव कहा जाता है इसे, गुलामों का गुलाम। ठीक है, तो गौरी का गुलाम कौन, ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश, और इसीलिए इसे कहा गया गुलामों का गुलाम। ठीक है, गुलामों का गुलाम। और उसके बाद गुलामों के गुलाम का गुलाम कौन था, तो वो था बलबन। ठीक है, तो वो कौन था, तो वो था बलबन। तो सबसे पहले जो गुलाम आया गद्दी पर, मोहम्मद गौरी का गुलाम आया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब क्या है इसके नाम का, तो इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द मून, चंद्रमा का भगवान, मीन्स लॉर्ड ऑफ द मून। चंद्रमा का भगवान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का भगवान, मतलब लॉर्ड ऑफ द मून। ठीक है ना, और याद रखेगा कि ये ऐसा शासक था कि जिसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। he does not, yeah, he did not assume the title, he did not assume the title of sultan, assume the title of sultan। तो आप जानते हैं कि 1206 से लेकर के 1290 तक का जो समय था, उस समय को सल्तनत काल कहा गया है। क्या कहा गया है, सल्तनत काल। और दिल्ली सल्तनत में एक चीज बता दूं आपको, सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, पूरे दक्षिण भारत की बात हो रही है सल्तनत, पूरा दक्षिण भारत इसमें था। ठीक है, तो दक्षिण कह रहा हूं, सॉरी, उत्तर भारत, दक्षिण भारत को छोड़ के सारा एरिया था इसमें। दक्षिण पे भी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर शासन हो गया था, अगर मैं बताऊं आपको तो। दक्षिण के समय पर अलाउद्दीन खिलजी के समय पर शासन हो गया था। उसका जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक कफूर, वो पहुंच गया था भाई साहब दक्षिण तक। रामेश्वरम में जाके मस्जिद तक बनवा दी थी मलिक कफूर ने, पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो इसने याद रखेगा सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। देखो था तो ये गुलाम, ठीक है ना, गलती से मोहम्मद गौरी अचानक मर गया और इसे अचानक से एक सेनापति को क्या बनना पड़ गया, सुल्तान बनना पड़ गया। सुल्तान बना तो सही, लेकिन सुल्तान की पद्धति नहीं धारण किया, क्योंकि इसमें जो गुण थे वो गुलामों वाले थे, इसमें राजा वाले या सुल्तान वाले कोई गुण ही नहीं थे। ठीक है, तो सुल्तान की पद्धति इसने धारण नहीं की। क्यों नहीं की, वैसे कर भी लेता, क्योंकि इसने जो कैलिफ थे, खलीफा ने मान्यता नहीं दिया। देखो सुल्तान वही बनता था जिसे खलीफा मान्यता प्रदान करता था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कैलिफ डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, कैलिफ डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो इसे खलीफा ने मान्यता नहीं दी, खलीफा ने मान्यता नहीं दी। जैसे गुलाम तो वो भी था, कौन, भाई सुबुक्तगीन, अलब्तगीन का गुलाम ही तो था सुबुक्तगीन, और उसका आगे गुलाम और दामाद कौन था, तो मोहम्मद गजनी था, लेकिन उसे तो दे दी थी, खलीफा ने मान्यता प्रदान कर दी थी, लेकिन इसे मान्यता नहीं दी खलीफा ने, जिस वजह से इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। ठीक है, तो सुल्तान की पदवी धारण नहीं कर पाया क्योंकि खलीफा ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इसने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। ठीक है, तो इसने अपनी कैपिटल बनाया किसको, लाहौर को।
आप जानते हैं ना, लाहौर का और दिल्ली का सूबेदार बनाया था इसे, लेकिन इसने अपनी सारी की सारी पावर कहाँ ट्रांसफर करी, लाहौर करी, ठीक है ना। तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने जहां पर राय पिथौरागढ़ शहर बसाया था और राय पिथौरा जो है किला बनवाया था, उस जगह पर कहते हैं कि काफी सारे जो थे क्या थे, काफी सारा एरिया था वहां पे और काफी सारे मंदिर वगैरह भी थे। तो वहां उस जगह पे इसने उस जगह को तुड़वा करके, नष्ट करवा करके कहते हैं मेहरौली सिटी की स्थापना करी थी, ठीक है। तो मेहरौली शहर की स्थापना की थी, याद रखिएगा, मेहरौली सिटी। तो ही फाउंडेड मेहरौली सिटी, मेहरौली फाउंडेड बाय ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा, मेहरौली की स्थापना करी। मेहरौली एक छोटा सा शहर बनाया इसने दिल्ली में, दिल्ली के अंदर मेहरौली शहर की स्थापना की, ठीक है। तो क्या किया इसने, मेहरौली शहर की स्थापना करी, कहां पर, दिल्ली में, इन दिल्ली, दिल्ली में मेहरौली की स्थापना करी इसने, ठीक है। और यही मेहरौली में राय पिथौरागढ़ शहर भी था और राय पिथौरागढ़ का किला भी था। कहते हैं उन किले को नष्ट करा दिया, तो राय पिथौरागढ़ जो फोर्ट पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, इस फोर्ट को भी नष्ट करवा दिया इसने। और यहाँ जो शहर था राय पिथौरा शहर, उसे भी नष्ट करवा दिया। तो राय पिथौरा सिटी और साथ ही साथ फोर्ट, दोनों को नष्ट कर दिया और उसकी जगह पे एक नया शहर बनाया जिसका नाम था मेहरौली, ठीक है ना। मेहरौली एक शहर बनाया इसने। और यहां पर कहते हैं राय पिथौरागढ़ शहर में लगभग 27 टेम्पल्स थे, 27 मंदिर थे, जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित थे। 27 टेम्पल्स राय पिथौरागढ़ में, जहां अब मेहरौली बन चुका था। 27 मंदिर थे जो कि हिंदू और जैन टेम्पल्स थे। तो हिंदू और जैन धर्म के मंदिर थे, तो इन 27 मंदिरों को तोड़वा दिया, इन 27 टेम्पल्स को भी क्या कर दिया, तोड़वा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसकी जगह पर याद रखेगा, तो यहां पर एक तो एक सबसे बड़ा मंदिर था शिव मंदिर, ठीक है। और उसके आसपास के कुल मिलाकर के 27 मंदिर थे शिव मंदिर समेत। तो आसपास के 27 मंदिरों को तोड़वाया और उस जगह पर कहते हैं इसने क्वातुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनवाई, ठीक है ना। तो क्वातुल इस्लाम या कुव्वत उल इस्लाम भी कहते हैं, इस्लाम नाम का एक मॉस्क बनता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद इसने बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम नाम का मॉस्क क्यों बनवाया, एक मस्जिद इसने बनवाई। तो यहीं पर कहते हैं हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़वा करके, जिसमें शिव टेम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये मस्जिद बनाई गई, किस वर्ष बनाई गई ये मस्जिद, तो याद रखिएगा 11 सॉरी सॉरी हाँ 1192 में मस्जिद बनवाई गई थी, ठीक है। जिस समय गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था ना, उसी वर्ष ये मस्जिद किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी 1192 में, ठीक है। हालांकि इसका शासन तो 1206 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस एरिया का पूरे का इंचार्ज कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। जब 1192 में इस क्षेत्र को जीत लिया था, तो इसने सबसे पहले गौरी को खुश करने के लिए मंदिरों को तोड़वा करके क्या करा था, मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। मस्जिद का निर्माण 1192 एडी में करवाया गया। इसके द्वारा, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मंदिर को बनवाया, इस मस्जिद को बनवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि 1192-93 में, 1192-93 के बीच में इसने, इसके एक गुरु थे जिनका नाम था, एक सूफी संत एक गुरु थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे और उनकी याद में इसने 1192 और 93 के बीच में, 1192 से 1193 के बीच में ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ
कुतुब मीनार इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि क्या थे, एक सूफी संत, एक सूफी संत थे। तो याद रखिएगा 1192-93 के बीच में इसके गुरु थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी संत थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। तो इनकी याद में, इनके सम्मान में कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। क्या किया? कुतुब मीनार की नींव रखी, या फिर आप कह सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की सम्मान में और उनकी याद में, ठीक है ना। अब कहते हैं कि कुतुब मीनार को जैम की मीनार से क्या किया गया था? कॉपी किया गया था, जैम की मीनार। तो कुतुब मीनार जो था ना, इसको कहा जाता है कि इसे जैम की मीनार से क्या किया गया था? कॉपी किया गया था, माइनोरेट ऑफ जैम, ठीक है ना। तो माइनोरेट ऑफ जैम से कॉपी किया गया था। अब आप कहेंगे कि ये जैम की मीनार कहाँ है? तो ये जैम की मीनार अफगानिस्तान में और 1190 में बनवाई गई थी, ठीक है, जैम की मीनार। और कहा जाता है कुतुब मीनार को यहां से कॉपी किया गया था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कुतुब मीनार का नमूना कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे जैम की मीनार, जो कि कहां स्थित है? अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, जो कि 1190 में इससे पहले बनकर के तैयार हो गई थी, ठीक है ना। सेम उसी शैली में, उसी स्ट्रक्चर से बनी हुई है हूबहू, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसे कहां से, तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कुतुब मीनार का नमूना कहां से लिया गया, तो आप कहेंगे जैम की मीनार से, जो कि 1190 में अफगानिस्तान में बनी थी, ठीक है, यहां से ली गई है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कुतुब मीनार को लेकर के कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आइए जरा सारे क्वेश्चंस को कर देते हैं कवर, ठीक है। तो इसने निर्माण कार्य शुरू कराया था, या फिर आप कह सकते हैं नींव रखी थी, ठीक है। तो देखो आप सब लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार में टोटल कितनी बिल्डिंग्स हैं, तो कुतुब मीनार में टोटल अगर मैं बात करूं, इस तरह बिल्डिंग है ये, ठीक है। और टोटल अगर पूछा जाए कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, तो इस बिल्डिंग में टोटल 5 फ्लोर हैं, ठीक है ना। कितने फ्लोर हैं? 5 फ्लोर हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। नीचे से जो इसका क्या है, विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, या इसका जो डाया है नीचे से जहां से स्टार्टिंग होता है, तो 14.27 मीटर है। कितना है? 14.27 मीटर है, ठीक है। और ऊपर से कितना है, तो याद रखेगा 2.72 मीटर, ठीक है ना। यहां से लेकर के और यहां तक कितना है, तो 2.72 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब देखो अगर बात करें, इसका सबसे नींव किसने रखवाई थी, तो ऐबक ने। और सबसे पहली मंजिल किसने बनवाई थी, तो आप कहेंगे ऐबक ने, ठीक है। तो पहली किसने? ऐबक ने बनाई थी। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने। किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। जबकि पांचवी मंजिल किसने बनवाई थी, तो याद रखिएगा ये बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी मंजिल बनवाई थी। क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने क्यों बनवाई इसकी पांचवी मंजिल? कहते हैं इल्तुतमिश के बाद सही चला ये देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई या पहली मंजिल किसने बनाई, तो आप कहेंगे ऐबक ने, ठीक है ना। कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अब हालांकि इल्तुतमिश के समय पर के बाद जब फिरोज शाह तुगलक का समय आया, तो फिरोज शाह तुगलक के समय कहते हैं कि इसके ऊपर बिजली गिरी थी, और बिजली में इसका चौथा माला जो था वो क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसके चौथे माले को भी पुनर्निर्माण करवाया था, और साथ ही इसे इस पर व्हाइट मार्बल्स लगवाए थे। चौथे माले पर क्या लगाए थे?
सफेद संगमरमर लगवाया था, व्हाइट मार्बल्स, किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने, जब ये बिजली गिरने से टूट गया था चौथा माला। और इसके बाद उसने एक मंजिल और बनवा दी थी इसमें, ठीक है ना, पांचवा। तो क्वेश्चन है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो आप कहेंगे ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन आ जाएगा हु कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाएगा पुनर्निर्माण किसने कराया? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। और चौथे माले पर सफेद संगमरमर किसने लगवाया? तो आप कहेंगे फिरोज शाह, ठीक है भाई। तो कुतुब मीनार से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इन क्वेश्चन में, तो आपको सारी चीजें बता दी यहाँ पर जो जो भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बिल्ट बाय, तो बिल्ट बाय ऐबक, बिल्ट बाय ऐबक, बिल्ट बाय ऐबक, ठीक है ना। तो क्या आएगा? बिल्ट बाय ऐबक। कंप्लीटेड बाय अगर आ जाए तो कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है ना। अगर कंप्लीटेड बाय पूछ लिया तो क्या आंसर करेंगे? कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है ना। और फिफ्थ बिल्डिंग, फिफ्थ स्टोरी अगर क्वेश्चन आ जाए, फिफ्थ स्टोरी किसने बनवाई? तो किसने बनवाई? या फिर पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया इसका? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ठीक है ना। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइट कितनी है कुतुब मीनार की? तो कुतुब मीनार की जो हाइट है, अगर बात करें हम यहां से लेकर के हाइट की, तो यह 72.5 मीटर। तो कुतुब मीनार की हाइट अगर पूछ ली जाए तो कितनी है? तो 72.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और याद रखेगा टोटल 379 स्टेयर्स या स्टेप्स हैं इसके अंदर, 379 स्टेयर्स या स्टेप्स हैं। पहले तो इसमें ना ऊपर तक जाने दिया जाता था, यहाँ तक पांचवी मंजिल तक सीढ़ियों में ऐसे घूम घूम के जाते थे और जाने दिया जाता था। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने क्या करा, सुसाइड करना शुरू कर दिया था यहाँ से। पांचवी मंजिल पे गए और वहां से क्या करा, छलांग लगा दी, मर गए भाई साहब। तो गवर्नमेंट ने अभी जाना बंद करवा दिया यहाँ पर ना। आप बस नीचे के फर्स्ट फ्लोर वाले कॉम्प्लेक्स में घूम सकते हैं, इसके अलावा अब ऊपर जाना बंद करवा दिया गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। 379 स्टेयर्स या स्टेप्स, सीढ़ियां हैं यहाँ पर। और याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है, ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार, ठीक है। क्या है ये? विश्व का सबसे ऊंचा मीनार, वर्ल्ड हाईएस्ट मीनार, ठीक है ना। सबसे ऊंचा मीनार है विश्व का, सबसे ऊंचा मीनार विश्व का, इंडो पर्शियन शैली में बना हुआ, ठीक है ना। इंडो पर्शियन स्टाइल में बना हुआ, याद रखिएगा, इंडो पर्शियन स्टाइल में बना हुआ, ठीक है। इंडो पर्शियन शैली में बना हुआ। और याद रखिएगा यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल है ये, ठीक है। कुतुब मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, तो यूनेस्को साइट भी है ये, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कुतुब मीनार को लेकर के जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे आपने ध्यान रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसने एक मस्जिद और बनवाई थी, एक मस्जिद इसने और बनाई थी, 2.5 दिन का या 2.5 दिन का जो, 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा हो। और इस मस्जिद को 2.5 दिन में ही तैयार किया गया था, इसीलिए इसे नाम दिया गया 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पर है ये मस्जिद? तो ये मस्जिद याद रखिएगा अजमेर में है, ठीक है ना। ये मस्जिद अगर पूछी जाए कहाँ है, तो याद रखिएगा ये मस्जिद है अजमेर में स्थित, ठीक है। अजमेर में स्थित, तो अजमेर में स्थित इस मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? इसी ने कराया था, ठीक है ना। कहते हैं कि जिस जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा था, इस स्थान पर पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इस स्थान पर जिस जगह पर ये अजमेर में बनी हुई है, इस जगह पर इसकी पहले क्या हुआ करता था? संस्कृत विद्यालय, ठीक है ना। तो इस जगह पर पहले कहा जाता है कि क्या था? संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस जगह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी, तो वहां क्या था? संस्कृत विद्यालय था। जहां उसने कुव्वतुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनाई थी, उस जगह क्या थे? तो काफी सारे टेम्पल्स थे, शिव टेम्पल, ठीक है ना। और इस जगह क्या था? संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, ठीक है। जिसे चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने बनवाया था। किसने बनाया था? विग्रहराज ने, विग्रहराज, जो कि याद रखिएगा रूलर था किसका? चौहान डायनेस्टी का,
चौहान डायनेस्टी का शासक था, चौहान वंश का शासक था विग्रहराज। तो ये विद्यालय विग्रहराज ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा, चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था 1210 में। पोलो खेल रहा था घोड़े पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के खेल खेला जाता था। लंबी सी एक स्टिक होती थी और उससे एक बॉल को मारना होता था, और उस गेम को क्या कहते हैं, पोलो या चौगान कहा जाता है। तो लाहौर में कहते हैं कि ये पोलो खेल रहा था, लाहौर में क्या कर रहा था, ये चौगान खेल रहा था, चौगान या पोलो गेम खेल रहा था। घोड़े पर बैठ करके क्या खेलते थे, गेम खेलते थे, एक लंबी सी स्टिक लेकर के, ठीक है ना। जैसे गोल्फ की स्टिक होती है ना, ऐसी घोड़े पर बैठ के गोल्फ की तरह एक गेम खेला जाता था। बॉल को मारना होता था, बॉल जो थी वो एक छेद होता था, उसमें चली जाती थी, ठीक है। तो राजाओं के बीच में प्रतियोगिता होती थी, आसपास के राजा आते थे, वो खेलते थे सारे मिलके, ठीक है। तो एक दिन खेल रहा था और हुआ क्या, खेलते खेलते कहते हैं कि वो जो बॉल थी पोलो की, वो आकर के इसके सर पे बजी, और सर पे इतनी भयंकर तरीके से बजी कि घोड़े से गिर गया, और घोड़े पर गिरने से इसकी मौत हो गई पोलो खेलते हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है कि जिसकी चौगान या पोलो खेलते समय या घोड़े से गिरने से जिसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 1210 में याद रखेगा, ही वॉज डाइड ड्यूरिंग ही प्ले पोलो, ठीक है ना। तो कहते हैं घोड़े की पीठ से गिरकर मर गया, ठीक है ना। तो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े की पीठ से गिरकर मर गए, ठीक है ना, गिरकर क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो घोड़े की पीठ से गिरकर क्या होगी, मृत्यु हो गई इसकी, और मारा गया। अब याद रखिएगा, ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया, ठीक है ना। तो ब्यूरीड एट लाहौर, इसे लाहौर में ही दफनाया गया। तो लाहौर में ही ऐबक को क्या किया गया, दफनाया गया, ठीक है। लाहौर में ही ऐबक को क्या किया गया, दफनाया गया। और ऐबक की कहानी भैया यहाँ क्या होगी, खत्म होगी। अब हुआ क्या कि इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, आराम शाह गद्दी पर बैठा, ठीक है। आराम शाह इसका बेटा था, सन ऑफ ऐबक। तो ये ऐबक का पुत्र था, और पिता की मृत्यु के बाद इसी का नंबर था भैया उत्तराधिकारी बनने का, तो इसे गद्दी पर बैठना था। बैठा कुछ समय के लिए गद्दी पर। इस समय कहते हैं जब आराम शाह गद्दी पर बैठा, तो आराम शाह जब गद्दी पर आया, उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो उस समय इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर, ठीक है ना। इल्तुतमिश इस समय गवर्नर ऑफ बदायूं, तो बदायूं का सूबेदार था। तो बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश, ठीक है। और इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, याद रखिएगा। तो ये ऐबक का क्या था, सन इन लॉ भी था, ठीक है ना, और क्या था, और स्लेव भी था। तो ये ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, ठीक है, दामाद भी था और गुलाम भी था। तो आराम शाह जो था वो बहुत ही कमजोर शासक था, ऐबक का बेटा क्या था, बहुत ही ज्यादा वीक रूलर था ये। और होता ये है कि जब राजा कमजोर होता है ना, तो या तो सेनापति को या मंत्रिमंडल के लोगों को, और या फिर वो भी ताकतवर ना हो, वो भी उसी के जैसे हो, तो आसपास के जो छोटे मोटे गवर्नर होते थे ना, गवर्नर क्या होते हैं, मतलब ये मान लो जैसे इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सरपरस्ती में छोटे छोटे राज्यों में क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, है तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो बस यही चीज थी, राजा एक था मेन और छोटे छोटे गवर्नर थे। लेकिन उस समय कोई ऐसा संविधान तो था नहीं, किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर सकते आप, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, पुलिस लग जाएगी, मिलिट्री लग जाएगी। उस समय तो भैया सिर्फ तलवार का शासन चलता था, और जिसकी तलवार में जितना दम है वो उतना ज्यादा शासन कर सकता था। तो भैया ये मौका मिला किसको, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ने कहा क्यों ना भैया दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। तो भैया इल्तुतमिश साहब चल पड़े, और इल्तुतमिश साहब ने क्या करा, बड़ी ही आसानी से
आराम शाह को गद्दी से हटाया और खुद गद्दी पर बैठ गए 1210 में, ठीक है ना। 2-3 महीने के लिए बैठे थे बस आराम शाह साहब। अब आते हैं कौन, इल्तुतमिश जी, ठीक है। तो अब शासन शुरू होगा किसका, इल्तुतमिश का, ठीक है। आराम शाह नामात्र का रूलर था, कुछ नहीं किया आराम शाह ने। व्हाट इज नॉट विजिबल, भाई अभी तो विजिबल है। बताओ क्या किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड विजिबिलिटी में? अब तो ठीक चल रहा है यार सब कुछ, बढ़िया चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। भाई ये नो का मतलब क्या है, नहीं दिख रहा है या फिर दिख रहा है, मुझे बताओ। नो से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि दिख नहीं रहा है। विजिबल नो, ओके ओके, विजिबल है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश अब गद्दी पर आ गया, ठीक है भाई। तो इल्तुतमिश ने अब शासन, अब इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, लेकिन भाई साहब इसने आराम शाह को दिल्ली पर आया, कब्जा किया दिल्ली पर और आराम शाह को गद्दी से हटा दिया। और अब एंट्री होती है किसकी, इल्तुतमिश की। 1210 या 11 से शासन शुरू हुआ इसका, ठीक है, और 1236 तक चला। 36 तक इल्तुतमिश का शासन चला, ठीक है। अब इल्तुतमिश गद्दी पे आया, जैसे कि आपको पता है इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लेव। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बार बार बता चुका हूं ये चीज पहले भी। तो गौरी का गुलाम ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश। तो क्या बना, गुलामों का गुलाम। तो याद रखिएगा आराम शाह को हरा कर सत्ता में आया, ठीक है ना। ही डिफीटेड आराम शाह। आराम शाह, आराम शाह को हरा कर सत्ता में आया। आराम शाह के साथ युद्ध लड़के उसे हरा करके गद्दी किसे क्या किया इसने, थ्रोन को ऑक्यूपाई किया, ठीक है ना। ही डिफीटेड आराम शाह एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन, ऑक्यूपाइड द, ठीक है ना। तो आराम शाह को हराया और हराने के बाद क्या करा, उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया और सत्ता में, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है इल्तुतमिश कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में बदायूं था वहां का सूबेदार। उत्तर प्रदेश के अंदर बदायूं था, तो सल्तनत सुल्तान बनने से पहले क्या था, वहां का सूबेदार हुआ करता था, ऐबक की सरपस्ती। अब इसने क्या किया, इसने टर्किश, इसके दरबार के 40 तुर्की नोबल थे, इसके दरबार में 40 तुर्किश नोबल को इकट्ठा किया। टर्किश नोबल्स, टर्किश का मतलब तुर्की और नोबल का मतलब होता है खास लोग, ठीक है ना। अपने खास लोग जो थे तुर्की के इसके, तो उन 40 लोगों को इकट्ठा किया और उनका एक दल बना, उनका एक दल बनाया और उस दल को नाम दिया गया दल चालीसा या फिर तुर्काने चहलगानी, ठीक है ना। तो दल चालीसा या उसे नाम दिया गया तुर्काने चहलगानी, तुर्काने चहलगानी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने करी थी, हु फाउंडेड द तुर्काने चहलगानी। तो तुर्काने चहलगानी, और तुर्काने चहलगानी क्या था, तो आप कहेंगे तुर्की चहलगानी जो था वो ग्रुप ऑफ 40 नर्किश नॉवल्स था, ठीक है ना, टर्किश नॉवल्स था। तो ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉवल्स, ठीक है। तो तुर्की के 40 खास लोगों का एक ग्रुप था जिसे नाम दिया गया दल चालीसा तुर्काने चहलगानी। किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इल्तुतमिश ने अपने दरबार में 40 वफादारों को इकट्ठा किया तुर्की के, और एक दल बना दिया गया दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी, ठीक है ना। और यहीं से अब ये 40 तुर्काने चहलगानी जो थे ना, ये किंग मेकर के रोल में आ गए थे। ये 40 जो टर्किश नोबल्स थे, यहां से ये किंग मेकर के रोल में आ गए थे, याद रखिएगा किंग मेकर के रोल में। मतलब ये जिसको चाहते थे उसको राजा बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इनको बनाने वाला कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, लेकिन इल्तुतमिश के बाद इन्हीं की पावर चली। इल्तुतमिश के बाद ये सारे किंग मेकर के रोल में आ गए थे। हालांकि इल्तुतमिश मरने से पहले बोल के गया था, इल्तुतमिश के सारे बेटे जो थे वो नाकारा थे, निकम्मे थे। और इल्तुतमिश ये बोल के गया था कि भैया कि मेरी मृत्यु के बाद जो है ना, वो मेरे बेटे जो है वो नहीं बनेंगे, मेरी मेरी राजगद्दी नहीं संभालेंगे, बल्कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान क्या बनेगी, गद्दी संभाल लेगी, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब 40 टर्किश नॉबल्स इल्तुतमिश को तो कह दिया उन्होंने, ठीक है कि हाँ हम रजिया जी को
आपका उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 टर्किश नोबल्स ने इल्तुतमिश के बेटे को गद्दी पर बिठा दिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रजिया बहुत परेशान होगी। रजिया कहते हैं अपने पिता की ड्रेस पहन करके, एक दिन फ्राइडे की नमाज चल रही थी, बहुत सारे मुस्लिम मस्जिद में आए हुए थे, जनता जो थी दिल्ली की, उस जनता के बीच में जाकर के पहुंच गई, कहते हैं रजिया, लाल कपड़े पहन करके, पिता की जो ड्रेस थी, टोपी लगा करके, ठीक है ना, पैचेस वगैरह लगा के पूरे पिताजी के, और पहुंच गई कहते हैं वहां पर। और उसने अपने पिताजी की बात याद दिलाई कि मेरे पिताजी ने, भाई आप सब लोग जानते हैं, कहा था कि मैं क्या करूंगी, मैं गद्दी पर बैठूंगी। उसके बाद रजिया ने क्या किया, भाई रजिया ने जनता के साथ मिलकर के बहुत बड़ा विद्रोह किया, और विद्रोह के बाद हुआ यह कि तुर्काने चहलगानी को, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से उतारना पड़ा, और फिर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाना पड़ गया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये 40 टर्किश नोबल या तुर्काने चहलगानी की जो 40 मेंबर थे, किंग मेकर के रोल में आ गए थे। मतलब ये जिसे चाहते उसे राजा बना सकते थे, ठीक है ना, जिसे चाहते थे उसे राजा क्या कर सकते थे, बना सकते थे। अब याद रखिएगा 1216 में, 1216 में इसके गद्दी पर बैठने के बाद हुआ ये कि जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो आप जानते हैं मोहम्मद गौरी का एक गुलाम और था जिसका नाम था तेजुद्दीन याल्दूस, गजनी का शासक जो बना था, तेजुद्दीन याल्दूस। तो जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो भाई साहब तेजुद्दीन याल्दूस को जो है, मतलब दिक्कत होगी, परेशानी होगी कि क्यों एक गवर्नर गद्दी पर बैठ गया। तो याल्दूस ने सोचा क्यों ना मैं गद्दी हथिया लूं भाई दिल्ली की। तो तैजुद्दीन याल्दूस जो है भाई साहब भारत आया इल्तुतमिश से लड़ने के लिए, और 1216 में लड़ी गई, याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है ना, तो यहां लड़ी गई थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। तो तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया, थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई, ठीक है ना। और कहते हैं कि इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दूस को हरा दिया। इल्तुतमिश डिफीटेड इन दिस बैटल, इल्तुतमिश डिफीटेड ताजुद्दीन यल्दूस, जो कि कहा था, तो आप जानते हैं गजनी का शासक थे, गजनी का याजुक था। तो इल्तुतमिश ने, हालांकि इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने याल्दूस को हरा दिया, याल्दूस को हराया, जो कि गजनी का शासक था, गौरी के मरने के बाद गजनी का शासक बना था, और ये भी गौरी का गुलाम, ठीक है, गौरी का गुलाम था। तो इसने कहा भाई गुलाम का गुलाम क्यों गद्दी संभाले, इससे अच्छा तो एक गुलामी गद्दी संभाल ले, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये ताजुद्दीन यल्दूस आया पूरी सेना लेकर के, और इल्तुतमिश के साथ लड़ाई हुई, कहां पर भैया, तराइन के युद्ध में, तराइन के मैदान में युद्ध हुआ दोनों के बीच, भीषण युद्ध। और इस युद्ध में ताजुद्दीन यल्दूस को हरा दिया गया, और इल्तुतमिश को कोई खास दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब 1221 में, याद रखिएगा 1221, 1221 में चंगेज खान का आक्रमण हुआ भारत की तरफ। क्यों हुआ, आउटस्कर्ट्स पर हुआ, हालांकि अंदर तक चंगेज खान। तो 1221 एडी में, 1221 एडी में चंगेज खान, जिसे गेंगेज खान भी कहा जाता है, देखिए लिखा तो यही जाता है चंगेज खान, हालांकि प्रोनाउंशिएट गेंगेज खान किया जाता है इसे, ठीक है ना, गेंगीज खान। पूरी दुनिया इसे गलत पढ़ती है, चंगेज खान, चंगेज खान, इसका प्रोनाउंसिएशन गेंगीज खान है, याद रखिएगा, ठीक है, गेंगीज खान। हालांकि कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, हर जगह चंगेज खान लिखा हुआ है, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है उसमें, सब में चंगेज खान ये पढ़ते आ रहे हैं ना। वैसे इसका गेंगीज खान था, ठीक है, स्पेलिंग यही थी चंगेज खान, लेकिन नाम पुकारने में गेंगीज खान, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो था गेंगीज खान था। अब इसने कहते हैं अटैक्ड ऑन आउटस्कर्ट ऑफ इंडिया, तो इसने सीमा पर आक्रमण किया, ही अटैक्ड ऑन आउटस्कर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहां पर आक्रमण किया था इसने, सिंध की सीमा पर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसने सिंध की सीमा पर आक्रमण किया था,
तो इसने भारत में सिंध की सीमा पर आक्रमण किया। तो इसने कहते हैं कि भारत सिंध की सीमा पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि जलालुद्दीन मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी, मंगबरनी ये एक व्यक्ति था जो कि मंगोल में क्या करके आया था, चंगेज खान के छोटे भाई को मार के आया। ठीक है ना, चंगेज खान के छोटे या गेंगेज खान के छोटे भाई को मार करके आया था। और कहाँ आया था, भारत की तरफ आया था। और ये कहाँ आया था, तो जलालुद्दीन मंगबरनी इंडिया में आया था। इंडिया पहुंचा था और इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी। इंडिया में आकर के इसने शरण ली थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे शरण देने से मना कर दिया। इल्तुतमिश ने इसे शरण लेना से मना कर दी थी, क्योंकि चंगेज खान का भैया नाम बहुत चलता था, बड़ा खूंखार व्यक्ति था चंगेज खान। ठीक है, तो पहला मंगोल इन्वेडर था, पहला मंगोल आक्रमणकारी था ये, जिसने भारत की तरफ आक्रमण किया था। हालांकि इसका वास्तविक नाम तिमुजिन था, याद रखिएगा। इसका जो रियल नेम था ना चंगेज खान का, वो क्या था, तिमुजिन था, तिमुजिन। और ये बौद्ध धर्म के लोग थे। किस धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म के, बाद में खान वगैरह बन गए थे। इसका वास्तविक नाम तिमुजिन था और ये बौद्ध धर्म के लोग थे। और चंगेज खान अपनी क्रूरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। कहता था भाई साहब, एक छोटी सी गलती पर ये ऐसा सजा देता था ना, चाहे किसी भी व्यक्ति से हो, इसके सैनिक से ही छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए सीधा मृत्यु दंड देता था। हाथी को ऊपर चढ़वा देता था, व्यक्ति को जिंदा जमीन में गड़वा देता था। और बहुत ज्यादा क्रूर शासक था। हालांकि चंगेज खान ना, चंगेज खान आज तक सबको ये पता है चंगेज खान का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन किसी को ये नहीं पता चंगेज खान को दफनाया कहाँ गया है। चंगेज खान ने अपने जो खास व्यक्ति थे ना, उनको बोल के गया था कि मेरे मरने के बाद ना मुझे ऐसी जगह दफनाना जहां किसी दुनिया को पता ही ना चले। क्योंकि ये खुद जानता था इसने सोसाइटी के साथ, समाज के साथ इतनी क्रूरता की है ना, इसने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये लोग कब्र से निकाल के भी मुझे मारेंगे, इतनी क्रूरता मैंने कर रखी है इन लोगों के साथ। तो आज तक सबको ये तो पता है चंगेज खान कब मरा, लेकिन उसे दफनाया कहाँ गया, उसका मकबरा कहाँ है, किसी को नहीं पता। हालांकि गूगल करेंगे वो कुछ ना कुछ दिखा देगा आपको। ठीक है, लेकिन इसके मकबरे के बारे में आज तक किसी को नहीं पता कहाँ है। तो फर्स्ट मंगोल इन्वेडर था, याद रखिएगा, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। फर्स्ट मंगोल इन्वेडर, फर्स्ट मंगोल इन्वेडर, तो पहला मंगोल आक्रमणकारी था, जिसका वास्तविक नाम तिमुजिन था। और बौद्ध थे लोग, मंगोल। ठीक है ना, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध थे। और इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि चंगेज खान के समय पर ही 1224 में, सॉरी चंगेज खान कह रहा हूं, ठीक है, तो आक्रमण हुआ। हालांकि इसे पता लगा जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी, इसलिए वापस कर दिया गया। और कहते हैं चंगेज खान के प्रकोप से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को बचाया था, इसीलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कंसीडर किया था। तो इल्तुतमिश इज कंसीडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, याद रखिएगा, रियल फाउंडर। क्योंकि कहते हैं कि इसने मंगोलों के प्रकोप से भारत को बचाया। ठीक है ना, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाएगा आपसे तो क्या टिक करेंगे, तो आप कहेंगे ऐबक। और वास्तविक फाउंडर पूछा जाए, रियल फाउंडर पूछा जाए, तो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक था कौन, तो इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश। तो बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा तो कम से कम और लेगा। तो कोई डाउट है तो बताइए। सर प्लीज रिपीट कीजिए, नेटवर्क ठीक से वॉइस क्रैक हो रही है। दैट टाइम खान वाज बेटर। जलालुद्दीन मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी जो था, उसने चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या की थी और हत्या करके भारत की ओर आया था। ठीक है, तो हत्या करके वो भारत की तरफ आया था। और हत्या होने के बाद जब भारत की ओर आया तो भारत में आकर के उसने शरण ली और सबसे पहले इल्तुतमिश के पास गया, शरण दे दो।
इल्तुतमिश ने मना कर दिया, भैया अगर चंगेज खान के दुश्मन को शरण दे दी तो चंगेज खान जीवित नहीं छुड़ेगा। और चंगेज खान इतना खूंखार, इतना क्रूर शासक था कि चंगेज खान के गुस्से को सहन करने की शक्ति दिल्ली सल्तनत के पास तो नहीं थी, ना ही उसके आक्रमण को सहन करने की शक्ति थी। तो इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी, और कहते हैं शरण नहीं दी थी तो इसलिए चंगेज खान ने भी सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया था, आउटस्कर्ट्स पर आक्रमण किया था, सीमा पर आक्रमण किया था सिंध की, लेकिन अंदर आक्रमण नहीं किया था उसने, क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने शरण देने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, चंगेज खान के प्रकोप से दिल्ली सल्तनत को उजड़ने से बचा दिया। ठीक है भाई, यही करवाया। क्लियर ऑल, जल्दी से बताएंगे अब फटाफट। कोई डाउट है तो बताइए भाई, अब आपका रिपीट भी कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो प्लीज। चलिए, यहां तक कोई डाउट?